नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। भारत दौरे पर आए जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दरअसल जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू की नई दिल्ली यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। वह भारत दौरे पर आने वाले जमैका के पहले पीएम है। उनकी 4 दिवसीय यात्रा 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका के पीएम की यात्रा पर कहा, जमैका की विकास यात्रा में भारत एक भरोसेमंद साझेदार रहा और वह इस कैरिबियाई देश के साथ कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने एंड्रयू होलनेस का आभार जताया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर भारत आए हैं। मंगलवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा, मुझे प्रधानमंत्री होलनेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह पहली बार है कि जमैका के प्रधानमंत्री भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसीलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने भारत और जमैका के संबंधों के बारे में बताते हुए कहा, जमैका गए भारत के लोगों ने हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी है। आज भारतीय मूल के लगभग 70,000 लोग जो जमैका को अपना घर मानते हैं, हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का फैसला किया है। भारत से जो लोग जमैका गए थे, उन्होंने हमारे पीपल टू पीपल टैग की मजबूत नींव रखी थी। आज जमैका को अपना घर मानने वाले लगभग 70,000 भारतीय मूल के लोग हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री होलनेस और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत और जमैका के बीच हुए कई समझौते। संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम छोटे उद्योगों, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में जमैका के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है।
पीएम ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत जमैका की सेना के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेगा। लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका एकमत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड, भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु हमारे मन, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। भारतीयों ने जमैका में अपनी पहचान बनाई। इससे पहले संयुक्त प्रेस वार्ता में बोलते हुए जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू ने कहा, भारत खुद को विश्व गुरु के रूप में रखता है और हम शिक्षा और डिजिटलीकरण में भारत सरकार की प्रगति को पहचानते हैं। इसीलिए हम तकनीकी प्रगति के प्रतीक के रूप में भारत से सीखने के लिए उत्सुक है। पीएम एंड्रयू ने कहा कि वैश्विक दक्षिण में जमैका की सरकार खुद को और अपने लोगों को इस बदलती और गतिशील दुनिया में शामिल करना चाहती है। As India positions itself as the knowledge capital of the world, we recognize the remarkable strides made by your government in STEM education and digitalization. We therefore look forward to learn from India as a beacon of technological advancement in the global south, as the government of Jamaica seeks to equip itself and its people with the relevant skills to navigate this changing and dynamic world. We are working to take the same innovative approach to development of our agricultural sector as we seek to work with India to share knowledge and best practices in critical areas such as mechanization, affordable irrigation, advanced seed technologies, and expertise in crop development, agro-processing, as well as investments and facilitation for credit support. In light of my administration's effort to enhance the safety and security of our citizens with a focus on strengthening the national security infrastructure and enhancing border security, we see India, a global leader in technology-driven security solutions, as a natural ally. भारत और जमैका के बीच ऐतिहासिक संबंध। दरअसल भारत और जमैका के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की जड़ें बेहद गहरी है। दोनों देशों का औपनिवेशिक अतीत है। वहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और क्रिकेट के प्रति जुनून दोनों देशों में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री एंड्रयू भारत दौरे पर आने वाले जमैका के पहले पीएम हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन में पीएम होलनेस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस यात्रा से भारत जमैका के बीच कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। आबादी का एक छोटा हिस्सा होने के बावजूद भारतीयों ने अपने जमैका पर सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डाला है।
बता दें, साल 1995 में जमैका सरकार ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भारतीयों के योगदान को मान्यता देते हुए 10 मई को भारतीय विरासत दिवस घोषित किया था। वहीं 1 मार्च 1998 को जमैका में भारतीय संस्कृति के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन भी किया गया। यह भारतीय संघों का छात्र संगठन है, जिसका मिशन भारतीय संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देना है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। लद्दाख से कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा लेकर आए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली सीमा से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को दिल्ली के बवाना थाने पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक से मिलने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। लद्दाख के सांसद पहुंचे सिंघू बॉर्डर। लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य को सोमवार देर रात हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीति तेज हो चली है। इस बीच लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू सीमा पर पहुंचे। हनीफा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 सालों से हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हमने इसके लिए सरकार से बातचीत भी की थी, लेकिन चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद उन्होंने बातचीत बंद कर दी। हनीफा ने कहा, हम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के बैनर तले लेह से पैदल निकले और सरकार के सामने अपनी बात रखी, लेकिन वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए, आप लोगों को पता है पिछले 3 साल से लद्दाख के अवाम KDA और एपेक्स के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में कई बार जो है एहतजाज कर चुके हैं और बहुत ही अमन के साथ पीसफुली हमने अपना जो एहतजाज दर्ज किया है। आपको पता है कि पिछले जो UT बनाई गई उसके बाद से लद्दाख के अवाम अपने मुस्तकबिल को लेके कुछ परेशान थे, तो 4 पॉइंट एजेंडे के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पिछले बार कई दौर के बातचीत भी चली, लेकिन जब इलेक्शन आते आते वो बातचीत का सिलसिला जो कहीं ना कहीं रुक गए। तो हमें ये उम्मीद था कि गवर्नमेंट बनने के बाद कम से कम फिर से जो टॉक्स थे वो रिस्टोर किया जाएगा, मगर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी KDA और एपेक्स के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में लेह से तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ऊपर जो है पैदल चल के इस उम्मीद के साथ लेह से निकले थे कि हम लोग हमारे अपने देश के गवर्नमेंट और अपने देश के राजधानी दिल्ली जाके हम अपना जो इश्यूज़ है, जो अपने जो खदशात है वो उनके सामने रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला कहीं रुके थे वो फिर से शुरू हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लेह से सोनम वांगचुक जी और उनकी जो पूरे टीम जो पैदल चल के आ रहे थे उनको यहाँ पे रोका गया, और न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको अलग अलग टीम बना के उनको डिटेंशन किया गया। उस ग्रुप में बहुत सारे लेडीज़ भी थे। मैंने खुद देखा, क्योंकि पंजाब में मैं काफ़ी उनके साथ चला था। 80 साल के बुज़ुर्ग जो है वो लेह से उनके साथ चले हैं अपने लद्दाख के इश्यूज़ को लेके। तो कल डिटेंशन किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ुसूसन अमित शाह जी से हम ये उम्मीद भी करते हैं और हमारे गुजारिश भी है कि इतने दूर पैदल चल के अपने आप को तकलीफ़ में डाल के, हमने कभी लद्दाख में इस तरह का हमने एक्ट नहीं किया जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो, हमारे गवर्नमेंट परेशान हो, लेकिन हमेशा हमने एहतजाज किया अपने आप को तकलीफ़ में डाल के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम या तो हमें यहाँ ऐसे पैसेज दे और दिल्ली में कहीं जगह जंतर मंतर या कहीं जगह पे हमको जगह दे जहाँ पे हम इनका कैलकुलेशन करें और वहाँ से हम एक मेमोरेंडम हमारे PM साहब मोदी साहब को हम देना चाहते हैं। या तो हमारे लीडरशिप जो आज यहाँ पे दिल्ली में है, KDA के एपेक्स के सोनम वांगचुक जी है, इनके साथ कम से कम बातचीत करके इस मसले को हल करने की गुजारिश हमको। अभी तक राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को लेकर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई अन्य लद्दाख वासियों को हिरासत में लिया जाना कायरतापूर्ण, अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य कार्रवाई है। सोशल मीडिया हैंडल X पर राहुल ने लिखा, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाख वासियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है।
लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। सीएम आतिशी ने बताया तानाशाही। उधर आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने को तानाशाही करार दिया। उन्होंने पूछा कि क्या लद्दाख के लोकतांत्रिक अधिकार मांगना गलत है? क्या 2 अक्टूबर को सत्याग्रहियों को गांधी समाधि जाना गलत है? सोनम वांगचुक जी को रोकना तानाशाही है। आतिशी ने दावा किया कि उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत तक नहीं मिली। संविधान विरोधी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। 1947 में इस देश के लोगों को आजादी मिली, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला, इस देश को संविधान ने लोकतांत्रिक अधिकार दिए। लेकिन चाहे लद्दाख में हो, चाहे दिल्ली में हो, लद्दाख के लोगों के वोट का अधिकार छीना गया, सारे अधिकार एलजी साहब को दिए गए। दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है और एलजी साहब को अधिकार दिया जा रहा है। अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब का ही फोन आया होगा इन पुलिस अफसरों को। ये पुलिस अफसरों की तो गलती नहीं है, इनके पास एलजी साहब का फोन आया होगा कि चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सोनम वांगचुक जी से नहीं मिलने दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उनके गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं और हम लद्दाख के लोगों की मांग के साथ हैं कि एलजी राज खत्म होना चाहिए। एलजी राज लद्दाख में खत्म होना चाहिए, एलजी राज दिल्ली में खत्म होना चाहिए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वांगचुक ने इसीलिए निकाली पदयात्रा। दरअसल सोनम वांगचुक की पदयात्रा का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया था, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 4 साल से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची में से शामिल करने, लेह कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीट की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए अगले 6 दिन के लिए मध्य भाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, बैनर, तख्तियां और हथियार लेकर चलने और विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। बता दें कि मार्च को रोकने के लिए जिला पुलिस के सैकड़ों जवानों को सोमवार शाम से ही सिंघू सीमा पर तैनात कर दिया गया था। स्पेशल डेस्क KNB न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी फेज में 7 जिलों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। आखिरी फेज में कुल 40 सीट पर मतदान हुआ, जिसमें जम्मू की 24 और कश्मीर घाटी की 16 विधानसभा सीटें शामिल थी। इससे पहले 2 फेज में 50 सीटों पर मतदान हो चुका है। पोलिंग के दौरान बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी रही। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाले मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। वहीं इस दौरान कई दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला और दूसरी तरफ अपनी जीत का भी दावा किया। जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज के लिए मतदान में भी मतदाताओं का जबरदस्त जोश देखने को मिला। 7 जिलों की 40 सीटों पर हुए मतदान में 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। आखिरी फेज की 40 सीट में जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों और घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिले शामिल थे, जिसमें जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीट है, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीट शामिल है। आखिरी फेज में मतदान करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, लोकतंत्र का उत्सव है यह, न केवल जम्मू में बल्कि कई वर्षों के बाद यह देखा जा रहा है। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। ये उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद
पहली बार देखने को मिल रहा। मैं ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यकीनन 10 बरस के बाद जैसा आपने कहा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहां पर सत्ताधारी पार्टियों ने इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। सन 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ा करके 6 बरस कर दिया गया। यहां पर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से उनको ये अधिकार था कि वो सेंट्रल लॉ को अपनाएं कि ना अपनाएं, लेकिन उसे तुरंत अपना लिया गया। और उसके 3 बरस के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो उसे संशोधन को वापस मोड़ लिया गया। वहीं तीसरे और आखिरी फेज के मतदान में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रविंदर रैना ने भी अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के मतदान में काफी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है। बहुत अच्छे से यह चुनाव संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के मतदान में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले हैं। ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा पर्व है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को चुनने के लिए लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आखिरी फेज के मतदान के लिए लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा, मैं सभी से अपने वोट का इस्तेमाल करने का अनुरोध करना चाहूंगा। अपनी पार्टी और अपनी पसंद के नेताओं के लिए वोट करें, चाहे वे व्यक्ति हो या राजनीतिक दल। आखिरी दिन नहीं है, न हमारा आखिरी दिन है न लोगों का। वोट का इस्तेमाल करें, अपनी अपनी पार्टी को, अपनी अपनी चॉइस के लीडरों को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते। मतदाता अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट देंगे तो फ्रैक्चर्ड समझिए आगे। अगर मतदाता एक पार्टी को वोट देंगे तो वो पार्टी सत्ता में आएगी। मैं किसी पार्टी के हक में या विरोध में बोलने वाला नहीं। आपको किंग मेकर कह रहे हैं लोग कि किंग मेकर आजाद साहब भी होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, मैं किसी पार्टी के हक में नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्वक खत्म हो गया। इस फेज में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए वोटिंग कराई गई। इसके साथ ही तीसरे फेज में उतरे 415 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 11 सीटें जम्मू जिले में रही। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 65.48% से अधिक मतदान देखने को मिला, जिसमें जम्मू के अखनूर सीट पर करीब 76.28% मतदान देखने को मिला। वहीं उधमपुर में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली। इससे पहले 25 सितंबर को दूसरे फेज में जम्मू कश्मीर की 6 जिलों में 57.31% मतदान हुआ, जबकि 18 सितंबर को हुए पहले फेज में 61.38% मतदान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो तीसरे और आखिरी फेज में सर्वाधिक वोटिंग देखने को मिली। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा के साथ 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर दिया है। बांग्लादेश को रौंदकर टीम इंडिया ने वो कारनामा किया है जो आज तक दुनिया की किसी भी टीम ने नहीं किया। भारतीय टीम ने दूसरे मैच में जीत के साथ ही लगातार अपने घर में 18वीं टेस्ट सीरीज जीती है। कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने किया 2-0 से सुपड़ा साफ। कानपुर में टीम इंडिया ने वो करिश्मा कर दिखाया
जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीतने के साथ ही बांग्लादेश का 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से सुपड़ा साफ कर दिया। इस तरह भारत ने घर में नया इतिहास बना दिया। पहले टेस्ट में भारत ने 280 रनों से जीत दर्ज की थी और अब दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त देकर घरेलू सरजमी पर बड़ा कारनामा कर दिया। टीम इंडिया ने जीती लगातार 18वीं सीरीज। टीम इंडिया की घर में लगातार 18वीं सीरीज जीत है। भारतीय टीम के नाम पहले से ही घर में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड है। इस मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अपने घर में लगातार 10 सीरीज जीतने का बड़ा कारनामा किया था। बता दें, भारत पिछले 12 साल से घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारा। टीम इंडिया आखिरी बार घर पर 2012 में टेस्ट सीरीज हारी थी। तब इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 2-1 से मात दी थी। इस सीरीज के बाद से ही टीम इंडिया अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। पिछले 12 साल में भारत ने घर में लगातार 18 बार टेस्ट सीरीज में विरोधी टीम को धूल चटाई है। टीम इंडिया ने मारी बाजी। कानपुर टेस्ट में पहले दिन बारिश के कारण सिर्फ 35 ओवर का खेल हो सका। इस दौरान बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 107 रनों का स्कोर खड़ा किया। बारिश के कारण दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, लेकिन चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 233 रनों पर ढेर कर दिया। इसके जवाब में भारत ने चौथे दिन ताबड़तोड़ अंदाज में पारी का आगाज करते हुए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50, 100 और 200 रनों का टीम स्कोर बनाने का बड़ा कारनामा कर दिखाया। भारत ने अपनी पहली पारी 285 रनों के स्कोर पर घोषित की। बांग्लादेश का 2-0 से सुपड़ा साफ। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम सिर्फ 146 रन ही बना सकी, जिससे टीम इंडिया को जीत के लिए 95 रनों का टारगेट मिला। आखिरी दिन दूसरे सेशन में भारतीय पारी का धमाकेदार आगाज हुआ, लेकिन रोहित शर्मा सस्ते में पवेलियन लौट गए। गिल भी 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और इस तरह भारत मैच के साथ साथ सीरीज पर भी कब्जा करने में कामयाब रहा। 2013 से घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत मैच 53, जीते 42, रद्द 4, ड्रॉ 7। कानपुर टेस्ट का दूसरा और तीसरा दिन बारिश में धुलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। भारतीय टीम ने कानपुर टेस्ट के 5वें दिन बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए महज 95 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम सिर्फ 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर ये मैच जीत गई। भारतीय टीम इस जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में और मजबूत हो गई है और वो नंबर 1 की कुर्सी पर बरकरार है। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।